स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है या चेतना का कोई रूप? क्या इसका कोई, आप कहें तो, वैज्ञानिक आधार है? इसके लिए हम रमेश चौहान की किताब मरणोपरांत जीवन की वैज्ञानिक खोज के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि विज्ञान इस सदियों पुरानी पहेली के बारे में क्या कहता है, खास तौर पर जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई और पुनर्जन्म के दावों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। सबसे पहले एनडीई की बात करते हैं, मौत के करीब के अनुभव। ये वो अजीब, हैरान करने वाले अनुभव हैं जो लोग बताते हैं जब वो मौत के मुंह से वापस आते हैं, जैसे अपना शरीर छोड़ देना या फिर एक तेज रोशनी वाली सुरंग देखना, कभी कभी गुजर चुके प्रियजनों से मिलना। पाम रेनॉल्ड्स का केस याद है? ब्रेन सर्जरी के दौरान जब वो टेक्निकली मृत थीं, उन्होंने ऑपरेशन की ऐसी बातें बताई जो बाद में एकदम सही निकली। हाँ, वो एक बहुत चर्चित मामला है। या फिर हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन एबन अलेक्जेंडर, कोमा में उन्होंने एक पूरी अलग दुनिया की यात्रा का दावा किया। उन्हें ये सब बिल्कुल असली लगा। तो विज्ञान क्या कहता है इन सब के बारे में? लेकिन विज्ञान इसको कई एंगल से देखता है। एक मुख्य विचार है न्यूरोलॉजिकल हाइपोथेसिस। मतलब ये माना जाता है कि ये सारे अनुभव असल में मरते हुए दिमाग की ही गतिविधियां हैं। हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, या स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ गए हों, या दिमाग के कुछ हिस्से अजीब तरह से काम करने लगे हों। अभी 2024 में NYU की एक स्टडी आई थी। उसमें देखा गया कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी कुछ देर तक ब्रेन वेव्स थीं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? चेतना बनी रहती है? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हाँ, ये चेतना के बने रहने का संकेत हो सकता है, पर ज्यादातर का मानना है कि ये बस दिमाग का एक आखिरी कोशिश है बंद होने से पहले की गतिविधि। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी उन किस्सों का क्या करती है जहां लोग ऐसी बातें जान लेते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होनी चाहिए थी? जैसे आपने कहा पाम रेनॉल्ड्स वाला केस, इसे कैसे समझाएंगे? हाँ, ये इस थ्योरी की एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ी कमजोरी है। इसे वेरिडिकल परसेप्शन कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें देख लेना या जान लेना जो उस वक्त जानना मुमकिन ही नहीं था। न्यूरोलॉजिकल हाइपोथेसिस इसे ठीक से समझा नहीं पाता। यहीं पर दूसरी सोच आती है, साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस। ये कहता है कि ये अनुभव शायद मौत के डर से या उस गहरे सदमे से निपटने के लिए हमारा मन खुद ही गढ़ लेता है। एक तरह की कहानी या भ्रम, यानी मन का खेल। हाँ, और इसमें हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो भी शायद इन अनुभवों को थोड़ा रंग दे देती हैं। जैसे अनीता मुराजानी का केस भी है। वो कैंसर से लगभग मर रही थीं, एनडीई हुआ, उनकी सोच में गहरा बदलाव आया और वो ठीक हो गईं। तो शायद ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। पर एक बात है, दुनिया भर में इतने अलग अलग कल्चर के लोगों के अनुभवों में कुछ चीजें कॉमन क्यों मिलती हैं? जैसे वो रोशनी वाली सुरंग का दिखना। अगर ये सिर्फ मन का वहम है तो सब एक जैसा वहम क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। ये चीज साइकोलॉजिकल व्याख्या के लिए एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर तीसरा नजरिया सामने आता है, सर्वाइवल हाइपोथेसिस। ये वो विचार है जो मानता है कि चेतना, या जिसे आत्मा या मन कहें, वो शायद शरीर से, मस्तिष्क से कुछ हद तक अलग है और शरीर की मृत्यु के बाद भी वो बनी रह सकती है। अच्छा, जैसे अबिन अलेक्जेंडर जैसे लोगों के अनुभव इशारा करते हैं? हाँ, उनके अनुभव इसी तरफ इशारा करते लगते हैं। लेकिन विज्ञान के लिहाज से सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि चेतना के शरीर के बिना या उसके बाद मौजूद रहने का कोई ठोस सबूत नहीं है। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम इसे माप सकें, या कोई ऐसा ज्ञात वैज्ञानिक प्रोसेस नहीं है जो इसे समझा सके। अभी तक तो नहीं है। तो एनडीई हमें सोचने पर मजबूर तो करते हैं कि क्या चेतना शरीर तक ही सीमित है? और यही सवाल पुनर्जन्म के दावों में और भी पेचीदा हो जाता है, जहां लोग पिछली जिंदगियों की बातें करते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवनसन और जिम टकर जैसे रिसर्चर्स ने दुनिया भर में हजारों बच्चों के ऐसे केस स्टडी किए हैं। बच्चे पिछली जिंदगी याद करने का दावा करते हैं। अक्सर ऐसी डिटेल्स बताते हैं जो वेरीफाई भी हो जाती हैं। जैसे भारत में शांति देवी का किस्सा तो बहुत पुराना और मशहूर है, या अमेरिका में वो जेम्स लीनिंगर वाला मामला। ये कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए भी विज्ञान के पास कुछ, कह सकते हैं, कुछ शुरुआती विचार हैं, पर वो भी अभी पूरी तरह साबित नहीं हुए हैं। एक है जेनेटिक मेमोरी का आइडिया, कि शायद कुछ बहुत बेसिक यादें या आदतें डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। लेकिन किसी की पूरी जिंदगी की कहानी, वो नाम, वो जगह, क्या वो डीएनए में आ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
किसी की पर्सनल डिटेल्ड यादें डीएनए से ट्रांसफर हों, इसका कोई सबूत नहीं है। ये बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा विचार थोड़ा और रेडिकल है। इसे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिद्धांत कह सकते हैं। ये चेतना को एक तरह की सूचना या इंफॉर्मेशन की तरह देखता है, और ये सिद्धांत कहता है कि शायद जब शरीर मरता है तो ये सूचना नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी यूनिवर्सल फील्ड में चली जाती है या बनी रहती है। यूनिवर्सल फील्ड मतलब? हाँ, ये थोड़ा स्पेक्युलेटिव है। कुछ लोग इसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि चेतना शायद बहुत छोटे क्वांटम लेवल पर काम करती है, और ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन शरीर के मरने पर भी खत्म नहीं होती। पर जैसा मैंने कहा, ये अभी काफी हद तक अटकलें ही हैं। कोई ठोस वैज्ञानिक आधार अभी खोजना बाकी है। तो मतलब घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि चेतना आखिर है क्या, है ना? बिल्कुल। असली सवाल यही है, चेतना की प्रकृति क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के जटिल जाल का नतीजा है, जैसा भौतिकवाद मानता है? अगर ऐसा है तो दिमाग खत्म, चेतना खत्म। या फिर चेतना यानी मन या आत्मा दिमाग से अलग कोई चीज है, जैसा द्वैतवाद का विचार है, जो शरीर के बिना भी रह सकती है। विज्ञान अभी इन बड़े सवालों से जूझ रहा है। तो रमेश चौहान की किताब के इन अंशों पर आधारित हमारी ये जो बातचीत हुई, ये हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक तरफ तो ये हैरान करने वाले किस्से हैं एनडीई के पुनर्जन्म के, जो लगता है कि इशारा कर रहे हैं कि चेतना शायद बनी रहती है, और दूसरी तरफ विज्ञान है जो ठोस सबूत मांगता है, जिसे अभी तक निर्णायक जवाब नहीं मिला है। सही कहा आपने। दिमाग का रोल तो साफ है, वो दूर है ही, लेकिन कुछ चीजें जैसे वो वेरिडिकल परसेप्शन या पिछली जिंदगी की वो एकदम सटीक यादें, ये हमारी आज की जो वैज्ञानिक समझ है उसे चुनौती जरूर देती हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सब दिमाग के ही खेल हैं, आखिरी भ्रम, या ये किसी ऐसी सच्चाई की झलक है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? ये रहस्य अभी खुला हुआ है। तो आज की चर्चा हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। अगर जैसा कि कुछ सिद्धांत कह रहे हैं कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग में ही कैद नहीं है, तो क्या मौत सच में चेतना का अंत है, या फिर सिर्फ उसके अनुभव करने का तरीका बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।